हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से जब स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2-3 सालों से पेपर दे रहे हैं लगातार, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। बहुत सारी ऐसी गृहिणी हैं जो अब सोच रही हैं कि हमें अभी तैयारी करनी है और हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऐसा मतलब बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद भी 1-2 साल बाद जब उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, तो सीधी बात है कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, कोई ना कोई चूक हो जाती है उन सब से। तो आज हम देखेंगे कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, अपना मन बनाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि आपका जो पूरा का पूरा ये पेपर है वो 3 चरणों में होता है, 3 फेजेस में होता है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, एक ही दिन पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, एक आपका 200 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का। प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन ओएमआर पे गोला भरना होता है। उसमें एक ये मतलब आपको मिल जाता है प्रॉफिट की वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको मतलब 100 आउट ऑफ 100 आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेंस। प्रीलिम्स का कट ऑफ आएगा, जब आप उसको निकाल लेंगे तो फिर आपको मिलेगा मेंस लिखने का मौका। मेंस में मैंने बताया 6 दिन 6 पेपर होते हैं, लगातार आपको पेपर जाके देना रहता है। मेंस का पेपर मैंने बताया लेंदी होता है, बड़ा होता है, मतलब क्योंकि उसकी पूरी प्रोसेस ही काफी बड़ी है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं तो इंटरव्यू में अगर आपके थोड़ा बहुत कम नंबर हो भी जाते हैं तो भी आपकी अच्छी रैंक बनती है और आपको अच्छा पद प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बताया कि तीसरा जो फेज है वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी भी पहले ही दिन से चालू होती है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी आप पर्सन से मिले तो आपको उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया, बात करने का तरीका बहुत पसंद आया, उसका समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। तो बस आपको भी यही करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो पहले दिन से ही ये एटीट्यूड लाना अपने अंदर चालू करिए कि आप एक डिप्टी कलेक्टर हैं। आपके सामने कोई भी आए, कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आपका कोई कितना बड़ा बॉस क्यों ना हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात वहां पे रखनी है। तो एक एटीट्यूड आपको पहले ही दिन से लाना है। फर्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के छात्र छात्रा हैं। मतलब यहाँ पे 3 टाइप कौन कौन से हो गए? कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो लोग हो सकते हैं या तो वो कॉलेज में हैं, ठीक है, कॉलेज में करते करते कॉलेज में उन्होंने सोचा कि अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या तो बहुत सारे ऐसे मैरिड वुमेन होती हैं जो शादी के बाद तैयारी शुरू करती हैं कि हमें अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हम पीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। तो ऐसे आप गृहिणियों को जो मान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गृहिणी होती है जो बाद में शुरुआत करती हैं। तो हम यहाँ पे उन लोगों पर टारगेट करेंगे जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है। उन्होंने लास्ट लेक्चर देखा और ये समझ में आया कि पीएससी में 3 फेजेस हैं और क्या क्या करना होता है, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, मैंने ये भी आपको बताया है। आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनसंपर्क विभाग हो गया, जेल विभाग हो गया, और आपको जैसे गृह मंत्रालय हो गया, तो ये बहुत सारे गृह विभाग जो है, बहुत सारे ऐसे आपको डिपार्टमेंट हैं जहां पे आपको पोस्ट मिलेगी। तो ये हमने जान लिया पोस्ट कौन कौन सी हैं। डेप्यूटी कलेक्टर सबसे बेस्ट पोस्ट है, ये आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे हो गए पहले शुरुआत वाले कि अभी उनको बस इतना ही पता चला है, 3 फेजेस हैं, कैसे कैसे होते हैं पेपर, मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे, ये सारी चीजें देखी हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, या तो वो तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा किसी का वीडियो यूट्यूब पे देखा या टेलीग्राम पे किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ऐसे खुद से तैयारी कर रहे हैं बुक्स वगैरह पढ़ के, या तो उन्होंने लास्ट ईयर मतलब पिछले 1 साल में क्या कर रखा है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। कोचिंग चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, ज्यादा अभी उनको चीजें इसके बारे में नहीं पता है। तीसरे जो हैं, तीसरे टाइप के ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं या उसमें से 1 बार मेंस भी दे चुके हैं।
ये थोड़ा अभी मैच्योर टाइप के हो गए हैं, इन्हें पता है कि प्रीलिम्स में पेपर कैसा आता है, इन्हें पता है कि मेंस कैसा आता है, मेंस में लिखा कैसा जाता है। तो ये हमारे थोड़ा सा मैच्योर वर्जन वाले जो स्टूडेंट हैं वो हो गए। अब जब मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो सीधी बात है, जो अभी शुरुआत करेगा बिल्कुल बेसिक से, कि आज मान लीजिए उसका पहला ही दिन है एमपीपीएससी की तैयारी का, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो थोड़ा अलग होगा। जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है उसका थोड़ा स्टेप अलग होगा, पहला स्टेप जो है। और जो थोड़ा पुराना है, तो थोड़ा मैच्योर हो चुका है इस फील्ड में, उसका पहला स्टेप दूसरा होगा, है ना। इसलिए हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। बेसिक चीजें जो हैं वो तीनों के लिए समान है, जैसे उनको एनसीईआरटी पढ़ना है, जैसे उनको सिलेबस देखना है, जैसे उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ये तीनों के लिए समान ही है। लेकिन सीधी बात है, जो आपके ये 2-3 साल वाले मैच्योर बच्चे हैं जिनको ये चीजें पता है, उनका पहला स्टेप थोड़ा दूसरा रहेगा। हम तीनों को लेकर चलेंगे जिससे तीनों टाइप के जो बच्चे हैं वो समझ पाए अच्छे तरीके से गलती कहाँ पे होती है, और उस गलती को वो बहुत अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर पाए और एक ही बार में टारगेट कर पाए कि उनका पेपर निकल जाए। क्योंकि आपको भी पता है, अपने आसपास आप जितने भी लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है पेपर निकालने में। तो गलती कहाँ होती है, हम 1 साल में क्यों नहीं कर पाते? जब बहुत सारे आप लोगों के इंटरव्यू देखेंगे तो वो बताएंगे कि यूपीएससी उन्होंने 1 बार में निकाला। तैयारी वो काफी लंबे टाइम से कर रहे थे, लेकिन पेपर पहली बार दिया और पहली बार में ही उन्होंने निकाल लिया। तो हम एमपीपीएससी में भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या शुरुआती दौर में ध्यान रखना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, तो पहले अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, जो पहले टाइप के स्टूडेंट हैं जो अभी बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, मतलब तैयारी करने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले जाके सिलेबस अपना निकलवाना है। एमपीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा सिलेबस, अब वहां से जाके निकलवा सकते हैं। सिलेबस आपको 2 भाग में डिवाइडेड मिलेगा। एक मिलेगा प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स में देखेंगे कि वहां पे 10 यूनिट दी हुई है, वहां पे 10 यूनिट्स दी हुई हैं प्रीलिम्स के लिए। और फिर आप देखेंगे मेंस में आपको 6 पेपर मिलेंगे। 6 पेपर के लिए अलग अलग आपको वहां पे सिलेबस दिया गया है, अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, डिटेल में बताया गया है कि किस पेपर में क्या पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस निकालना है। और जो अभी शुरुआती दौर के बच्चे हैं, जो अभी बिल्कुल सिलेबस निकालेंगे, उनको क्या करना है, सिलेबस बड़े अच्छे से एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये समझने की कोशिश करना है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले टाइम पे पढ़ने हैं। उसके अलावा जो 1 साल पुराने वाले बच्चे हैं उनको, और जो आपके 2-3 साल पेपर दे चुके हैं वो, उनको ये सिलेबस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर उनको सिलेबस याद नहीं है तो वो कोई भी चीज अगर करंट में पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे कि वो हमारे सिलेबस का भाग है कि नहीं है, हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि नहीं है। इस तरीके से क्या होगा कि आप उन सब्जेक्ट को पढ़ने में या उन टॉपिक्स को पढ़ने में ज्यादा टाइम दे देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है या जो पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। इससे क्या होता है, आप 2-3 साल फालतू चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ ज्ञान मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान आप कहीं उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं ही नहीं या वो चीजें हैं ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से याद करना है, हर एक पॉइंट, हर एक पेपर का। चाहे वो हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या चीजें हैं, चाहे हम मेंस की बात करें। वैसे आप जब मेंस यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, मेंस का सिलेबस आप करेंगे, मेंस डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्रीलिम्स अपने आप कवर हो जाता है। प्रीलिम्स में कुछ ही ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे, कुछ ही ऐसी यूनिट्स मिलेंगी, ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको मेंस में नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम आपको मेंस में मिलेंगे, तो आप फोकस किस पे करेंगे, मेंस पे करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये भी फिर डाउट रहता है कि मैम प्रीलिम्स तो निकला नहीं है एक बार भी, तो पहले हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। एक बार प्रीलिम्स तो निकले, फिर हम देखेंगे मेंस कैसे करना है, क्या करना है। तो प्रीलिम्स आपको पता है सिर्फ कट ऑफ निकालना होता है। एक बार कट ऑफ निकल गया, बाई चांस मान लीजिए तुक्के से ही सही, एक बार आपका कट ऑफ निकल गया, तो फिर मेंस तो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, मेंस के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता, और आपको जाना है 6 दिन पेपर लिखना भी है, तो क्या लिखेंगे। इसलिए आपको तैयारी मेंस से करनी होती है। मेंस में जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको डिटेल में पढ़ना होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका मेंस सिलेबस भी बड़ा है, इसके अलावा कठिन भी है, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है इसका।
तो प्रिपरेशन भी, तैयारी भी इसी की करनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से। यहां से आप चालू करेंगे बेसिक पढ़ना। जो आपके बिल्कुल नए बच्चे हैं, शुरुआती दौर वाले, वो भी यहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल फोकस मत करिएगा कि हमें प्रीलिम्स से चालू करना है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है आपका इंक्लूडेड है मेंस में। तो आपको मेंस की तैयारी चालू करनी है। मेंस वाले में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से याद करना है। उसके बाद तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं, हम सबके लिए बात कर रहे हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। हर एक चीज, हर एक पॉइंट, किस पेपर में कौन सी चीज पूछी जाएगी। उसके बाद जब आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करना है, हर एक आपके पेपर का बेसिक कंप्लीट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में आपके बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप शायद फैक्ट में पढ़ रहे होते तो आपको याद नहीं होता, लेकिन आपको बेसिक पता है तो आप वहां पे सॉल्व कर ले जाते हैं। तो यहीं पे फायदा मिलता है उन बच्चों को जो मेंस पढ़ चुके होते हैं डिटेल में। तो आपको यहाँ पे मेंस चालू करना है डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए। फिर क्वेश्चन आता है कि हम चालू कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। हमने उन बच्चों की भी बात की है जो बिल्कुल आज से ही शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करना, है ना, शुरू कर रहे हैं तैयारी करना अपनी। तो वो कैसे शुरुआत करें इसकी। तो आपको फिर दूसरी चीज जो है, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सबके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुकलेट। ये मैं आपको बता रही हूँ प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए सॉल्यूशन वाली जो पुस्तक आती है, मतलब आपको बुक लेनी है जिसमें मेंस के प्रीवियस ईयर के, पूरे प्रीवियस ईयर के, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही देख लेते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे होने चाहिए। सॉल्यूशन वाला मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मेंस का सॉल्यूशन है, चाहे वो हम किसी भी मतलब देखें, महावीर की देखें, पुणेकर की देखें या किसी और की देखें, सॉल्यूशन बहुत अच्छा नहीं दिया गया है। इसलिए मेंस में आप क्या करेंगे, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुकलेट लेंगे, जो बुक लेंगे वो सिर्फ क्वेश्चंस वाली लीजिएगा, कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस पता चल जाए सारे के सारे मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप प्रीलिम्स के लिए बुकलेट लीजिएगा तो उसमें सॉल्यूशन वाली लीजिएगा। पुराने पेपर जितने भी हैं पुराने साल के, जैसे मान लीजिए 1993 से स्टार्ट हो जाता है अगर, तो यहाँ पे 1993 से अभी हमारा 2024 तक, यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, यहाँ तक पेपर उसमें होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपके होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1993, मान ली 93 से नहीं भी है, थोड़ा बाद से भी है तो चलेगा, 2024 तक जरूर होना चाहिए, है ना। नया नया जो पेपर हुआ है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा कि सॉल्यूशन जो है, ये आपको जो प्रीलिम्स वाला है वो लेना है सॉल्यूशन वाला जो आपकी बुक्स आती है। मेंस वाला जो है वो सिर्फ पेपर वाला लेना है, सॉल्यूशन वाला नहीं लेना है। क्योंकि किसी भी आप देखेंगे महावीर में, पुणेकर में या किसी और भी आप बुक्स देखेंगे तो उसमें मेंस का सॉल्यूशन अच्छे से नहीं दिया गया है, इसलिए उसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, सिर्फ उनको देखिएगा। प्रीलिम्स वाला जो है वो आपको लेना है सॉल्यूशन वाला, कि जितने भी आज तक प्रीलिम्स हुए हैं तो उसके साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ हमें उसका आंसर भी दिया हो सके तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हो कि किसका आंसर कौन सा है, क्यों उसका आंसर वही है, तो सॉल्यूशन भी दिया हो। साथ ही साथ ये भी जरूर याद रखिएगा, जो सॉल्यूशन है वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, टॉपिक वाइज। बहुत सारी आपको ऐसी बुक्स मिलेंगी जहां पे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स की ऐसी बुक्स मिलेंगी जहां पे सिर्फ क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2024 के पेपर की बात करें तो 2024 का पेपर जो है इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन जैसे पेपर आया होगा उसी क्रम में क्वेश्चन दिए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक तरफ लिखे हुए हैं, फिर ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन एक साइड लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये वाली नहीं लेना है ना, याद रखिएगा, ये वाली नहीं लेना है। आपको लेना है ये वाली जिसमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन लिखा हुआ हो। जैसे हम बात करें यहाँ पे कि हिस्ट्री का सॉल्यूशन, हिस्ट्री का अलग सॉल्यूशन लिखा हुआ हो, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हो, मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो एक साथ लिखे हुए हो, मध्य प्रदेश में भी भूगोल वाले जो ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन है वो एक साथ लिखे हुए हो। तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि ये आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए। ये आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर की बुकलेट लेनी है, ठीक है। अभी हमने बात की दो चीजों की, सबसे पहले तो जाके सिलेबस निकलवाना है, सिलेबस को याद करना है अच्छे तरीके से।
दूसरी चीज जो आपको रखनी है अपने पास, वो रखनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का बुक। एक बुक आपकी रहेगी प्रीलिम्स की, जिसमें सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन यूनिट वाइज आपको लेने हैं, टॉपिक वाइज लेने हैं। इसके अलावा एक आपके पास रहेगी मेंस की, मेंस आपको पेपर वाला लेना है कि हर एक पेपर 1 एक साथ हो, पेपर 2 एक साथ हो, ऐसा करके, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मेन चीज है वो समझने वाली ये है कि आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ये पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे और उसको मिलाएंगे सिलेबस से कि आपका सिलेबस क्या क्या है। जैसे हम बात करें यहाँ पे करंट अफेयर दिया हुआ है ना, प्रीलिम्स में एक आपका टॉपिक है करंट अफेयर का, नेशनल, इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश, आपके तीनों टाइप के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर आपको पता है बहुत ज्यादा बड़ा है, करंट अफेयर का अगर देखा जाए सिलेबस तो कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या क्या पूछेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर हम जब देखेंगे तब हम वहां पे समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस करंट अफेयर के कैसे पूछता है। अगर हमें करंट अफेयर पढ़ना भी है, क्योंकि हम करंट अफेयर भी यहाँ पे चालू करेंगे डेली देखना, है ना, हम किसी को फॉलो करेंगे कि भाई करंट अफेयर यहाँ पे किसी का वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या कुछ भी देख रहे हैं, हम अगर आपका न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो हम वहां पे करंट अफेयर देखेंगे, करंट अफेयर फॉलो करेंगे। तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सा करंट अफेयर हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इस पूरे पेपर में आपको एक चीज जाननी जरूरी है, क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। आपको टाइम सिर्फ इसलिए ज्यादा लग जाता है क्योंकि आप समझ नहीं पाते आपके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जो बच्चे 2-2, 3-3 साल तक प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते, वो समझ ही नहीं पा रहे कि प्रीलिम्स के लिए जरूरी क्या है, वो ऐसी चीजें भी पढ़ रहे हैं जो शायद प्रीलिम्स में कभी पूछी भी ना जाए, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझिए, इसको मिलाइए सिलेबस से, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप देखेंगे भाई सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब वहां पे आप करंट अफेयर जितना भी पढ़ेंगे, आप वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए उपयोगी हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नहीं पढ़ेंगे। फिर वही क्वेश्चन आता है कि मैम ये चीजें तो अब जैसे शुरू में हमें कैसे पता चलेगा, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि पेपर को कैसे समझना है। जो 2-3 बार दे चुके हैं प्रीलिम्स वो तो समझ चुके हैं, लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं, जो अभी सिर्फ 1 साल हुआ है तैयारी करते हुए, वो कैसे समझें कि हमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सिलेबस के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे समझना है, जिससे प्रीलिम्स हमारा कभी नहीं रुके। मतलब अगर आप एक बार समझ गए तो प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं रुकेगा। इसी तरीके से मेंस आप अच्छे तरीके से समझ गए और आपने सारा का सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो मेंस भी कभी नहीं रुकेगा। समझने की मेन दिक्कत यहाँ पे होती है कि समझ नहीं पाते बच्चे। तो हम एक लेक्चर इस पे भी लेके आएंगे कि कैसे आपका प्रीलिम्स और मेंस के जो पेपर है उसका यहाँ पे सिलेबस के साथ कैसे रिलेशन होता है, आपको कैसे सिलेबस समझना है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको समझना है और फिर अपनी तैयारी शुरू करनी है। मैंने क्या बोला शुरू में कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप सिलेबस लेकर आइए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, दोनों को मिलाइए और देखिए कि कौन से पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। उसके बाद क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको इतिहास में अगर कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, पेपर में आता क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है। जब आप कोई भी चीज देखेंगे जो आपके पेपर में नहीं आती है, आप उसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। हम ये बिल्कुल देखेंगे, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें और यहाँ पे मेंस की बात करें, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेबस को डिकोड करना है, सिलेबस को डिकोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस को डिकोड करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रख के। ठीक है, अभी बस आपको इतना अपने पास लाके रखना है और सिलेबस याद करना है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जो बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स हम पहले चालू करेंगे, मेंस बाद में करेंगे, बिल्कुल आप अपने श्रद्धानुसार कर सकते हैं। मैं बस यही बोलूंगी कि मेंस आपका ज्यादा जरूरी है। आपको भी पता है कि मेंस के ही नंबर जुड़ते हैं, शुरुआत आप बेसिक से करें, मेंस से करें। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो आता है बुक्स। बुक्स में जैसे आपकी एनसीईआरटी हो गई, लूसेंट हो गई, आपके अलग अलग कोचिंग्स के और बहुत सारे नोट्स हो गए, तो बुक्स की कैसे हमें शुरुआत करनी है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा एनसीईआरटी को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। लूसेंट, लोग कहते हैं कि 50% जो है वो लूसेंट से ही आता है, किसी भी एग्जाम की बात करें तो लूसेंट को भी पढ़ने का एक तरीका है। अगर मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में 1-2 पेज तो चालू करेंगे लेकिन पूरी कभी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि लूसेंट को पढ़ने का एक तरीका है, पूरे के पूरे फैक्ट उसके नहीं याद कर सकते। आपको ये पता होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए, उसमें से आपको क्या पढ़ना है, जरूरी क्या है आपके पेपर के लिए। तो एक हम यहाँ पे एक लेक्चर लेके आएंगे एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, एक लेक्चर लेके आएंगे लूसेंट को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, जो शुरुआती दौर के बच्चे हैं, जो अभी आज से ही बिल्कुल मान लीजिए तैयारी करना चालू कर रहे हैं, उनको सबसे पहले एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सब परचेज करें, है ना, खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एप्लीकेशन के भी फॉर्म में मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से ऐसा कुछ फायदा होता नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप 6th से जब चालू करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ नहीं पता, मान लीजिए अभी आपको कुछ नहीं पता, अभी आप बिल्कुल एमपीपीएससी में अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं, तो जब आप 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी लिखी ही ऐसे गई है कि 6वीं के बच्चों को समझ में आए, बिल्कुल सरल भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सोचिए वो आपको भी कितने अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और वहां पे जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटी में आपको मिलेगा स्टेट, राज्य की डेफिनेशन क्या है, राज्य होता क्या है। तो ये चीजें जो हैं, चाहे आप किसी कोचिंग में जाइए, चाहे आप कहीं और ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी देखिए, आपको बेसिक चीजें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं रहता, एक साल में सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो कभी भी वो बेसिक टर्म्स नहीं समझाता। और अगर शुरुआती दौर से ही आपकी बेसिक नहीं कंप्लीट है तो फिर वो दिक्कत करती है आगे चल के। आपको पता ही नहीं रहता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर हम राज्य को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, राज्य को ही क्यों अच्छा काम करना है, उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दे दी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, एनसीईआरटी में। और इसके अलावा क्या फायदा होगा, एनसीईआरटी एक तो अगर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो यहाँ पे वो पहली बार क्या पढ़ेंगे, आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चालू करेंगे। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 6th क्लास से चलेंगे तो बेसिक उनका कंप्लीट होता जाएगा, एक नॉलेज उनका बनता जाएगा कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी होती हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा होता इतना डिटेल में, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है। उसके अलावा जो आपके नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड वाले हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, एमए बीए वाले हैं, उसके अलावा जो अलग अलग फील्ड्स में हैं, मान लीजिए वो आर्ट वाले हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको सीधे पढ़नी होती है साइंस के लिए। जो आपका साइंस का पेपर है, साइंस का जो पेपर होता है, मेंस की बात करें या प्रीलिम्स की बात करें, तो वहां पे आपको साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जब साइंस पढ़ना पड़ता है तो सबसे इजी वे में, सबसे सरल तरीके में आपको कहाँ मिलेगी साइंस, वो मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। और आप देखेंगे कि जो मेंस के आपके क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप 2023 का देखें, चाहे 22 का देखें, 21 का देखें, मेंस का जो आपका पेपर है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। साइंस वाला पोर्शन जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी चीजें आपको साइंस से रिलेटेड एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, तो आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीधे साइंस वाले पेपर में काम आ रहा है। उसके अलावा जो आपके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो जब अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 6th क्लास से जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते जाएंगे आर्ट के सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि मुझे भी पता है शुरुआती दौर में जो आपके साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उन्हें तो यही डर रहता है कि हमें इतना याद कैसे होगा, ये इतिहास के जो ईयर है, कौन सा राजा कब आता है, किसने क्या काम किया, ये हमें तो इतने सन याद होते ही नहीं है, तो हमसे तो हो ही नहीं पाएगा एमपीपीएससी। वो इसी एक मतलब माहौल में जीते रहते हैं कि हमसे याद नहीं होगा। और जो आर्ट वाले बच्चे हैं, वो इस माहौल में जीते रहते हैं कि हमसे साइंस नहीं बनेगी, साइंस वाला पोर्शन हमसे अच्छे से आता नहीं है, तो हमारा तो साइंस वाला पेपर ही बिगड़ जाएगा, प्रीलिम्स में भी हमारा जो साइंस वाला पोर्शन है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप शुरुआती दौर से अपने माइंड से मतलब क्लियर कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के, बहुत ही आसान भाषा में लिखी रहती है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी।
इसलिए एनसीईआरटी सबके लिए जरूरी है, जो शुरुआती दौर वाले हैं वो भी, जो 1 साल दे चुके हैं कहीं पे भी वो भी, जो 2-3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं वो भी, क्योंकि यहाँ जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसान तरीके से आपको लगेगा कि यार ये चीज तो काफी इजी थी, क्योंकि वहां बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया है, तो काफी सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, तो इसलिए आपको इसके लिए भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। फिर बात आती है लूसेंट की। लूसेंट आपको पता है प्रीलिम्स में तो 50, यहाँ मतलब लूसेंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और यहाँ मेंस में भी काम आएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम मेंस में कैसे काम आएगी, तो मेंस में आपका एक 2 मार्कर जो ऐड हुआ है, 2 मार्कर, तो आप देखेंगे कि 2 मार्कर किसी भी हम पेपर की बात करें, पेपर 1, 2, 3, सारे पेपर में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, मेंस के जो 2 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी आ सकता है। मतलब आपका कोई भी एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक उठा के वो 2 मार्कर में पूछ सकता है। तो यहां से आप जो लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको लूसेंट में क्या मिलता है, फैक्ट मिलते हैं। और आप पेपर भी देखेंगे, चाहे आप 2023 की बात करें, एमपीपीएससी मेंस की 2022 की बात करें, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए अन्नामलाई की हाइट्स कितनी है, आपका जो अन्नामलाई पर्वत चोटी है उसकी हाइट कितनी है, उसके अलावा चेनाब नदी की 2 सहायक नदियां बताइए, ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीधे सीधे आपको लूसेंट में मिल जाएगा चेनाब नदी की 2 सहायक नदियां। तो यहाँ पे आपको लूसेंट ना सिर्फ प्रीलिम्स में काम आता है, वो मेंस में भी काम आता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये इतनी मोटी है, याद नहीं होती, इतना सारा पढ़ना रहता है, पढ़ें कैसे। कभी कभी तो यह है कि हम पूरी पूरी पढ़ भी नहीं पाते, शुरुआती दौर में बहुत जोश जोश में 8-10 पेज हमने पढ़ लिए, फिर बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्या लिखे हुए हैं, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, गैप भी नहीं है, बहुत पास पास में बिल्कुल फैक्ट लिखे हुए हैं बहुत सारे। तो इसको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको जो भी इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकालनी है, कैसे रिवाइज करना है, ये हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, आपको एनसीईआरटी रखनी है अपने पास, चाहे ऑनलाइन फॉर्म में हो चाहे ऑफलाइन फॉर्म में हो। बहुत सारी ऐसी बुक्स भी आने लग गई हैं जिसमें एनसीईआरटी का एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है, 6th से लेके 12th तक का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप वैसे बुक्स भी ले सकते हैं। नहीं तो मैं बोलूंगी कि आप बेसिक पढ़ना चालू करिए, चाहे ऑनलाइन ही करिए, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते तो आप ऑफलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। लूसेंट मैंने बता दिया, लूसेंट आपके पास होनी ही चाहिए। कैसे पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे। लूसेंट जरूर होनी चाहिए, आपके 1 डे एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सब में काम आएगा। ठीक है, फिर थर्ड आता है नोट्स। नोट्स की बात हम आगे करेंगे, जब हम 2025 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि आपको किस कोचिंग के या कौन सी बुक लेनी चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जिससे एक ही बार में सारा कंप्लीट हो। जो नए आपके टॉपिक ऐड हुए हैं, जो नया पेपर ऐड हुआ है पेपर 4 में, उद्यमिता वगैरह, वो कैसे आप कवर कर सकते हैं, उसके नोट्स कैसे बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप आपको क्या समझ में आया, इतना सारा ज्ञान देने के बाद पहला स्टेप क्या समझ में आया। जो लोग डरते हैं कि मैम मेंस बाद में करेंगे, प्रीलिम्स अभी करना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकलता, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। और समझेंगे कैसे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया हाँ ठीक है, नहीं, अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। इसका हम एक लेक्चर लेके आएंगे और मैं डिटेल में बताऊंगी। उसके अलावा आपको सिलेबस जाके निकलवाना है, अभी बिल्कुल एक सिलेबस निकलवाइए, प्रीलिम्स का अलग रखिए, मेंस का अलग रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया, प्रीलिम्स के लिए एक अलग बुकलेट आएगी और मेंस के लिए एक अलग बुक आएगी। ठीक है, मेंस के लिए आपको लेना है जिसमें सॉल्यूशन नहीं लिखा हो, सिर्फ क्वेश्चन हो। प्रीलिम्स में आपको सॉल्यूशन सहित लेना है जिसमें टॉपिक वाइज सॉल्यूशन लिखे हुए हो, है ना, हिस्ट्री एक जगह लिखी है, पॉलिटी एक जगह लिखी है, ऐसे वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी चालू करनी है। जो आज से तैयारी शुरू कर रहा है उसको आज से ही 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप YouTube पे जाके किसी का वीडियो देख लीजिए उसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आपको पढ़नी जरूर है एनसीईआरटी, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज नहीं समझ में आएगा लेकिन बाद में जरूर समझ में आएगा, तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि साइंस वाली एनसीईआरटी तो सीधे सीधे मेंस में वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये तो पढ़नी ही पड़ेगी।
इसलिए आज से ही आपको चालू करना है। इसके अलावा आपको लूसेंट ले लेनी है। लूसेंट जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मिलेंगे। पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, ये हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला स्टेप जो आपके पास होना चाहिए जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करने का सोचते हैं, ठीक है, माइंड बनाते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज, कॉल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।